Here dear student again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel। So all student today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी सीनेट 2025 इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चंस और फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीनेट के इंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 4 दिन और जो है शेष बचे हुए हैं। तो इससे पहले हम लोग को जो केमिस्ट्री और जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं उनके अच्छे तरह से जो है प्रैक्टिस कर लेना है। सो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, चुंबकीय प्रेरण बी का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है कि वेबर प्रति मीटर कि न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर की हेनरी? तो चुंबकीय प्रेरण जो होता है उसका जो मात्रक होता है वह जो है न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर होता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आज अच्छे तरीके से रेडी नहीं हो पाए तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड यहाँ पे पूछा गया है अगला प्रश्न, अमलगम क्या है? अति रंगीन मिश्र धातु सदैव द्रव अवस्था में, वह मिश्र धातु जिसमें Hg एक अयोह है, वह मिश्र धातु जिसमें अपघर्षण का प्रतिरोध करने की क्षमता हो। तो जो अमलगम होता है वह एक ऐसी मिश्र धातु जिसमें मरकरी जो है उसके साथ प्रेजेंट हो। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वह मिश्र धातु जिसमें Hg एक अयोह के रूप में कंपोनेंट के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षित करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? विद्युत अपघटन, धातु विस्थापन, प्रगलन, भर्जन। तो सल्फाइड अयस्क के बारे में जहाँ कहीं भी सल्फाइड अयस्क के बारे में बोला जाए तो वहाँ पे जान लीजिएगा कि भर्जन की प्रोसेस आती है, रोस्टिंग की प्रोसेस आती है। सो ऑप्शन वहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन आएगा, भर्जन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन से ओजोन कैसे प्राप्त होती है? तो जो ऑक्सीजन है उसका फार्मूला O2 होता है और ओजोन का फार्मूला O3 होता है। ओजोन जो होता है वह क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या है? एलोट्रॉप है, अपर रूप है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, उच्च ताप पर ऑक्सीकरण द्वारा, उत्प्रेरक से ऑक्सीकरण द्वारा, उच्च दाब पर परिवर्तन द्वारा, मौन विद्युत विसर्जन द्वारा। तो ऑक्सीजन से ओजोन गैस को जो है मौन विद्युत विसर्जन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बाई मौन विद्युत विसर्जन द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे, वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? H2 प्लस CO2 का, CO प्लस H2 का, H2O प्लस CO एंड लास्ट ऑप्शन है CO प्लस CO2 का। तो वाटर गैस जो होता है वह CO प्लस H2 का मिश्रण होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, CO प्लस H2। अगला प्रश्न है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है? तो आप लोगों ने यह रिएक्शन 12th की क्लास में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो इसमें निर्जल AlCl3 यूज किया था कि सूक्ष्म विभाजित निकल, कि सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम, की K2O5। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में एनहाइड्रस AlCl3 का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट ऑप्शन है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, थर्माइट बिल्डिंग में कौन प्रयुक्त होता है? एल्यूमिनियम का चूड़, आयरन का चूड़, कैल्शियम का चूड़, एल्यूमिनियम प्लस आयरन का चूड़। तो थर्माइट बिल्डिंग में जो है एल्यूमिनियम का पाउडर यूज किया जाता है। क्या एल्यूमिनियम का जो चूड़ होता है, पाउडर जो होता है, उसी को यूज किया जाता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, एल्यूमिनियम का चूड़। अगला प्रश्न है, फिटकरी का जो फार्मूला होता है क्या होता है? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, या क्या होता है? फिटकरी का फार्मूला होता है। एलम जिसे एलम भी कहा जाता है। तो फिटकरियों में पाई जाती है क्या? कोई दो धातुएं, एक द्विसंयोजी एवं दूसरी त्रिसंयोजी धातु, एक एक संयोजी एवं दूसरी त्रिसंयोजी धातु, एक एक संयोजी एवं दूसरी द्विसंयोजी धातु। तो इसमें हम जो आप लोग को केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे। तो फिटकरियों में जो है एक एक संयोजी और दूसरी त्रिसंयोजी धातु होती है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, क्षार धातुएं जो एल्कली मेटल्स होते हैं वह क्या करते हैं? तो क्षार धातुएं जो है वह लवण के सदृश हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, लवण के सदृश हाइड्राइड बनाती हैं। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता को उसमें निम्न मिलाकर दूर किया जा सकता है? CaCO3, CaSO4, CaOH का होल ट्वाइज, HCl। तो जल की अस्थायी कठोरता को उसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूने को मिलाकर दूर किया जाता है। इसलिए ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें रंगीन आयन की क्षमता सबसे अधिक होती है? एस ब्लॉक के तत्वों में, डी ब्लॉक के तत्वों में, पी ब्लॉक के तत्वों में, इन सभी में। तो रंगीन आयन की क्षमता जो कलर आयन फॉर्मेशन करने की जो कैपेसिटी मोस्ट होती है सबसे अधिक, और डी ब्लॉक के एलिमेंट में होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। डी वाला नहीं, यहाँ पे मतलब
बी वाला ऑप्शन डी ब्लॉक के तत्वों में करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है विकर्णी संबंध प्रदर्शित करता है। जैसे कि बोरान जो है वह विकर्णी संबंध प्रदर्शित करता है सिलिकॉन के साथ, एल्युमिनियम जो है वह गैलियम के साथ करता है। तो वही पूछा है विकर्णी संबंध कौन प्रदर्शित करता है? सभी तत्व अपने विकर्णी विलोम तत्व के साथ, तीसरे तथा चौथे आवर्त के सभी तत्व, द्वितीय तथा तीसरे आवर्त के कुछ तत्व, एंड लास्ट ऑप्शन है डी ब्लॉक के तत्व। तो जो विकर्णी डायगोनल रिलेशनशिप होता है वह जो है द्वितीय तथा तीसरे आवर्त के कुछ तत्व ही प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंकल दोष के कारण क्या होता है? तो जो शॉटकी दोष होता है, क्या होता है शॉटकी दोष? आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा या जो है क्रिस्टल वाले चैप्टर में। तो शॉटकी दोष में क्या होता है, जो डेंसिटी होता है वह क्या हो जाता है, डेंसिटी जो किसी भी क्रिस्टल का डेंसिटी होता है वह डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है। बट यहाँ पे पूछा है कि फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित हो जाता है। तो फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का जो डेंसिटी होता है वह परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है अपक्रिया की दर निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है? क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता पर, आणविकता पर, ताप पर, क्रियाकारक पदार्थों की प्रवृत्ति पर। तो अपक्रिया की दर जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह मॉलिक्यूलरिटी होता है, अपक्रिया का जो आणविकता होती है उस पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी घटना में एंट्रोपी नहीं बढ़ती है? सुक्रोज का विलयन से क्रिस्टलीकरण, लोहे का जंग लगना, बर्फ का जल में परिवर्तन। तो बर्फ का जल में परिवर्तन जो है वह क्या है, एक जो है फिजिकल प्रोसेस है। कपूर का वाष्पीकरण यह भी क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। नहीं, कपूर का वाष्पीकरण जो है केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि कपूर जो है पिघल कर केमिकल के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में जा रहा है। एंड यहाँ पे पूछा कि किस घटना में एंट्रोपी नहीं बढ़ती है, तो पहले वाले ऑप्शन में नहीं बढ़ेगा, जब सुक्रोज का विलयन से क्रिस्टलीकरण किया जाएगा तब। और लोहे का जंग लगना जो है यह भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है AlCl3 अपक्रिया में कैसे व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में, अपचायक अभिकर्मक के रूप में, अम्ल उत्प्रेरक, एसिड कैटालिस्ट के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो AlCl3 जो होता है वह किसी भी रिएक्शन में एसिड कैटालिस्ट के फॉर्म में एक्ट एज कार्य करता है। अगला प्रश्न है समुद्र में जल के नीले रंग का क्या कारण है? जल अणुओं द्वारा नीले रंग के अतिरिक्त सभी रंगों का अवशोषण, जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्री जल की अशुद्धियों द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्री जल द्वारा नीले प्रकाश का परावर्तन। तो समुद्र में जल के नीले रंग का जो कारण होता है वह जो जल के अणु होते हैं समुद्र में वह जो है क्या करते हैं, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इसी कारण यह जो है समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? 55.56, 5.556, 0.18, 0.018 ग्राम 18 सॉरी। तो यहाँ पे शुद्ध जल की जो मोलरता होती है प्योर वाटर की वह 55.56 होता है, 55.56 होता है। ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है अपक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यह कथन किसका है? द्रव्यमान अपक्रिया का नियम, लासातेलिए का सिद्धांत, ग्राहम का नियम, एवोगाद्रो का नियम। तो अपक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यह कथन जो है द्रव्यमान अपक्रिया का नियम है। ऑप्शन जो यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है यदि एक गैस को स्थिर ताप पर प्रसारित किया जाता है तो क्या होता है? दाब घटता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, अणु की गतिज ऊर्जा घटती है, गैस के अणुओं की संख्या बढ़ती है। तो जब किसी गैस को स्थिर ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे, प्रसारित करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो उसका दाब जो होगा वह घट जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रेशर जो हो जाएगा वह डिक्रीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक तत्व जिसकी किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। बोरान। तो बोरान क्या है? वह जो है बोरान जो होता है एक प्रकार का मेटालॉयड है। क्या है? अधातु है, उपधातु है, मेटालॉयड है। ऑक्सीजन का कि क्लोरीन का कि फ्लोरीन का? तो क्लोरीन का उपयोग जो है हम लोग जल को शुद्ध करने में करते हैं। एंड यहाँ पे बोला है कि एक तत्व जिसकी किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या नहीं होता है तो वह फ्लोरीन होता है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वह मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव विद्युत ऋणात्मक, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला प्रश्न दिया गया है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम किससे संबंधित हैं?
धनायन की परमाणु संख्या से, ऋणायन की परमाणु संख्या से, विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी भार से, धनायन के वेग से। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के जो नियम है वह विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी भार से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, वह कारक जो किसी विलयन की चालकता को प्रभावित नहीं करता है, तनुता होता है कि विद्युत अपघट्य की प्रकृति की, तापक्रम की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ें जो कि किसकी बनी होती है, कैडमियम CD कैडमियम की बनी होती है, किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है अपक्रिया की गति बढ़ाने के लिए, अपक्रिया की गति को कम करने के लिए, अपक्रिया की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए, ताप नियंत्रण के लिए। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो कंट्रोल रॉड्स जो कि कैडमियम की बनी होती हैं उनका प्रयोग अपक्रिया की गति को मॉडरेट करने के लिए, कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, PCl5 अणु में निम्नलिखित संकरण का परिणाम है, sp2d2 sp3d sp3d sp2d3। तो PCl5 जो होता है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, sp3d। अगला प्रश्न है, NH4Cl में निम्न प्रकार के बंध होते हैं, जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसमें किस प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड में विद्युत संयोजी, सहसंयोजी तथा उप सहसंयोजी, इलेक्ट्रो कोवैलेंट, कोवैलेंट एंड जो सब कोवैलेंट बॉन्ड जो है प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से किन राशियों की विमाएं समान है, बल, आघूर्ण तथा कार्य की, कोणीय संवेग तथा कार्य, ऊर्जा तथा अंक, प्रत्यास्था गुणांक, प्रकाश वर्ष तथा समय। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह डिस्टेंस, दूरी की क्या होता है, इकाई होता है दूरी की। एंड यहाँ पे बोला किसकी किन राशियों की विमाएं समान है, तो बल, आघूर्ण तथा कार्य की विमा समान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, विस्थापन, त्वरण, वैद्युत क्षेत्र, कार्य। तो कार्य जो होता है वर्क जो होता है वही क्या है, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर क्या है, खड़ा है। लिफ्ट है, उसके भीतर एक भार नापने वाली मशीन है, इसी पे कोई पर्सन क्या है, खड़ा है। तो मशीन का पाठ्यक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी कब, समान चाल से ऊपर की ओर, समान त्वरण से नीचे की ओर, समान त्वरण से ऊपर की ओर, लिफ्ट के मुक्त रूप से गिरने पर। तो जब लिफ्ट जो है मुक्त रूप से गिरने पर नीचे की तरफ गति करेगी तो वह क्या होगा, जो व्यक्ति होगा उसका भार क्या, जो मशीन का पाठ्यांक होगा वह क्या होगा, न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न है, एक पिंड का संवेग 20% बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, 69, 44, 48, 64। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे 44। अगला प्रश्न है, एक पिंड स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, यदि पिंड की चाल को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका अभिकेंद्र त्वरण क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, उतना ही रहेगा, 9 गुना हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 9 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग एवं त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं, त्वरण एवं चाल नियत रहते हैं किंतु वेग परिवर्तित होता है, त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित रहते हैं। लास्ट ऑप्शन है, त्वरण एवं चाल दोनों ही नियत रहते हैं। तो किसी एक समान वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही क्या होते हैं, परिवर्तित रहते हैं। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, क्या इलास्टिसिटी जो है अधिक है, ठोस का, द्रव का, गैस का, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सबसे अधिक ठोस का होता है, फिर उसके बाद जो है द्रव का होता है, फिर गैस का। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठोस का। अगला प्रश्न है, वर्षा की लगातार गिरती बूंदों का वेग नीचे गिरते समय क्या होता है, बढ़ता जाता है, घटता जाता है, सीमांत वेग के बराबर हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा की बूंदें जो लगातार नीचे गिरती हैं तो उनका वेग जो होता है वह सीमांत वेग के बराबर हो जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक केस नली में जल 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है, यदि उतने ही व्यास की 8 सेंटीमीटर लंबी केस नली को जल में ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ी करे तो क्या होगा, खड़ी करे तो फव्वारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, परंतु बाद में रुक जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।
तो यदि केसनली को हम 8 सेंटीमीटर लंबी केसनली को जल में ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ी करते हैं तो फव्वारा जो होगा वह नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न है, किसी गर्म वस्तु को ठंडा करने के लिए उसके ऊपर से वायु प्रवाहित की जाती है। निम्नलिखित में से किसके कारण ऊष्मा क्षय की दर बढ़ेगी? चालन, विकिरण व संवाहन, संवाहन, चालन व संवाहन। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, संवाहन के कारण। अगला प्रश्न है, परम ताप पैमाने पर किसी वस्तु का ताप 373 केल्विन है। इसका ताप आदर्श गैस ताप पैमाने पर क्या होगा? 373 केल्विन होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट ऑप्शन है। 373 केल्विन भी जो है आदर्श गैस ताप पैमाने पर होगा। अगला प्रश्न है, पायरेक्स कांच की प्लेट बहुत तेज गर्म करने पर भी नहीं चटकती है क्योंकि इसका रेखीय प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसका आयतन प्रसार गुणांक कम होता है, इसका आयतन प्रसार गुणांक अधिक होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पायरेक्स कांच की प्लेट जो है बहुत अधिक या बहुत तेज गर्म करने पर भी नहीं चटकती क्योंकि इसका आयतन प्रसार गुणांक जो है कम होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती है? हवा में अवरक्त तरंगे, निर्वात में अवरक्त तरंगे, स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पर उत्पन्न तरंगे, खींची हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे। तो स्प्रिंग को ऐसे मान लीजिए एक ये है, इसी में क्या है स्प्रिंग लगा है, तो इसको हम जब खींचकर छोड़ देंगे तो इसमें जो उत्पन्न तरंगे होती हैं क्या करती हैं? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती हैं। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, दो तरंगों के कणों के दोलन आयाम क्रमशः 0.4 मिलीमीटर तथा 0.5 मिलीमीटर है। इनकी प्रति सेकंड संचारित तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो 16:25 होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 चौक 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन देगा 16:25। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? एक उत्तल दर्पण है, क्या है कॉन्वेक्स मिरर है जिससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है वस्तु रखा गया है, तो वस्तु की प्रतिबिंब जो है वह लंबाई का आधा है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पर, दर्पण के पीछे 7.5 सेंटीमीटर पर, एंड लास्ट ऑप्शन है कहीं भी नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, दर्पण के पीछे 7.5 सेंटीमीटर पर होगा। अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है वह क्या होगा? तो इसे आप सब याद कर सकते हैं, बीबजेयर। आपको याद कर लेना है बीबजेयर। तो यहाँ से वायलेट हो जाएगा, यहाँ से रेड होगा, तो वायलेट का ज़्यादा होगा, रेड का क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बी वाला, लाल। जो रेड होगा उसका जो है सबसे कम होगा, विचलन न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत क्या है? दे ब्रॉगली का, प्लांक का, आइंस्टीन का, न्यूटन का। तो आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था, E = mc²। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एंड जो है प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत दे ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अगला प्रश्न है, एक ध्रुवक को I0 तीव्रता के आपतित प्रकाश के 45 अंश कोण पर रखा जाता है। अब ध्रुवण के बाद ध्रुवक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? I0/2, I0/4, 0। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, I0/2। अगला प्रश्न है, यद्यपि प्रकाश और ध्वनि दोनों तरंगों की प्रकृति है, यद्यपि प्रकाश और ध्वनि दोनों की क्या है? तरंग जो है प्रकृति है, नेचर है, परंतु ध्वनि में विवर्तन सुगमता से हो जाता है, जबकि प्रकाश में विवर्तन देखने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है क्योंकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ हैं, प्रकाश निर्वात में चल सकता है, प्रकाश की चाल बहुत अधिक है, एंड लास्ट ऑप्शन में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला, प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है, जो वेवलेंथ होता है, वह बहुत क्या है? छोटा है। अगला प्रश्न है, एक धातु की छोटी गेंद समरूपी विद्युत क्षेत्र में विद्युत रोधी धागे द्वारा लटकाई गई है। यदि उच्च ऊर्जा वाला एक्स किरण पुंज गेंद पर डाला जाए तो क्या होगा? गेंद क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित होगी, गेंद विक्षेपित नहीं होगी, गेंद क्षेत्र के विपरीत दिशा में विक्षेपित होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो एक धातु की छोटी गेंद समरूपी विद्युत क्षेत्र में विद्युत रोधी धागे द्वारा लटकाई गई है।
यदि उच्च ऊर्जा वाला एक्स किरण पुंज गेंद पर डाला जाए तो गेंद जो होगा वह क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, फ्यूज तार वह तार है जिसका क्या होता है, तो फ्यूज तार एक ऐसा तार जिसका उच्च प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वह अधिक होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। एंड जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक जो होता है वह कम होता है, तो उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक होता है। अगला प्रश्न, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण का नियम है। अगला प्रश्न है, किसी धारावाही तार के लंबवत तल में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उपस्थित होगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, कुलामीय क्षेत्र, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र। तो किसी धारावाही तार के लंबवत तल में जो क्षेत्र उपस्थित होगा वह जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। अगला प्रश्न है, एक चौक कुंडली क्या करती है, तो चौक कुंडली का काम होता है दिश धारा का मान घटाती है कि दिश धारा का मान बढ़ाती है, प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाती है, प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाती है। तो एक चौक कुंडली जो होता है वह प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाती है, धारा के मान को या धारा को कम करने के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि एक चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग से क्षीण भाग की ओर जाता है तो यह होता है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, प्रतिचुंबकीय। अगला प्रश्न है, किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, प्रतिचुंबकीय की, अर्धचुंबकीय की, लौह चुंबकीय की, फेराइट की। तो जो प्रतिचुंबकीय होती है डायमैग्नेटिक, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ताप पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है, दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है वोल्टा प्रवर्धन में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो दिष्टकारी का प्रयोग जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर मूल रूप में क्या है, तो ट्रांजिस्टर जो है मूल रूप में एक धारा चालित साधन है। ऑप्शन जो है डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, सोडियम सतह क्रमशः पराबैंगनी तथा दृश्य प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तथा निरोधी विभव ज्ञात किया जाता है, या निरोधी विभव क्या होगा, तो यह निरोधी विभव जो होगा वह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अधिक होता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस बल के कारण बंधे होते हैं, वान डेर वाल बलों द्वारा, गुरुत्वीय बलों द्वारा, नाभिकीय बलों द्वारा, कुलामीय बलों द्वारा। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी वाला, कुलामीय बलों द्वारा जो है बंधे होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है, गामा किरण की, अल्फा किरण की, बीटा किरण की, एक्स किरण की। तो जो गामा किरण है, गामा रेज है, इसी की जो भेदन क्षमता है वह सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या है, तत्व, परमाणु, अणु, आयन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, परमाणु, एटम कहलाता है। क्या कहलाता है, एटम। अगला प्रश्न है, Na+ आयन, सोडियम+ आयन किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है, लिथियम+ आयन के, Mg2+ आयन के, Ca2+ आयन के, Ba2+ आयन के। तो सोडियम+ आयन जो होता है मैग्नीशियम 2+ आयन के सम इलेक्ट्रॉनिक होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, NH4Cl में निम्न प्रकार के बंध होते हैं, विद्युत संयोजी, सहसंयोजी तथा उपसहसंयोजी। तो ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट ऑप्शन है, विद्युत संयोजी तथा उपसहसंयोजी और सहसंयोजी बंध जो है अमोनियम क्लोराइड में प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल मेड माइंड वेद एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की वीडियो के साथ।